हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब विथ प्रगति एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी एक निकाय हो जिसमें बहुत सारे आवेश हो, तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा, इसको ज्ञात करने के लिए केवल कूलाम का नियम ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे पूरे स्टैटिक्स में, जहाँ भी बल की बात आएगी, अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर कूलाम के नियम का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कूलाम का नियम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है उसका परिमाण होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² न्यूटन। यहाँ हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं कि अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश, ढेर सारे आवेश हो, तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। इस हेडिंग को हम लोग कहते हैं बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हो और उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल का परिमाण कितना होगा, ये हम लोग ज्ञात करना है। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम मान लें कि अगर एक निकाय है जिसमें Q1 Q2 Q3 यानी तीन ही आवेश मान लेते हैं, तो अगर हम कहें कि इन दोनों आवेशों के कारण इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो वो जो है Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है उसका सदिश, ठीक, और Q3 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है उसका सदिश इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर होगा। और दूसरी चीज, ये जो इस पर बल लगा रहा है उसको इसके द्वारा लगाया गया बल प्रभावित नहीं करेगा, या ये जो बल इस पर लगा रहा है इसके द्वारा जो है प्रभावित नहीं करेगा। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, या बहुल आवेशों के बीच बल, किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हम लोग इससे पहले कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने भी आवेश होंगे वो सब अगर किसी एक आवेश पर जो बल लगा रहे होंगे उसका हमें सदिश रूप लिख लेना है और उन्हीं सभी बलों को हमें जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर देखें, मान लेते हैं एक निकाय है जिसमें दो आवेश है, तीन आवेश है, Q1 Q2 और Q3 आवेश है, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो R1 R2 और R3 है। Q1 से Q2 से Q1 तक की जो यूनिट वेक्टर होगा उसको यूनिट वेक्टर R12 लिखेंगे, और Q3 से Q1 की तरफ जो सदिश होगा एकांक सदिश, इसको R13 लिखेंगे। तो आइए हम अगर लिखें कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो इसे हम लोग कहेंगे F12, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, और ये होता कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर
और यूनिट वेक्टर r1 2। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसे हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, F13। ये हो जाएगा F13 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपान, और यहाँ से जो एकांक सदिश हो क्या है, r13, यहाँ नीचे लिखेंगे r13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r13। क्या कहा गया कि इन बलों के, यानी इस पर जो बल लग रहा है, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। यहाँ से हम कहें परिणामी बल जो इसका निकलेगा, परिणामी बल, उसे हम F1 मान लेंगे। F1 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर F12 प्लस F13 हो जाएगा, वेक्टर लगा देंगे। यहाँ से अगर दोनों में देखें तो 1/4πε0 कॉमन है, यहाँ कॉमन निकाल लेंगे 1/4πε0, और यहाँ Q1 भी पूरे निकाल, क्या है Q1 निकाल, तो हो जाएगा कितना, Q2 अपान R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13 होगा। इसी प्रकार से अगर हम मान लें कि कोई एक निकाय है जिसमें n आवेश, मान लेगा, माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय में n आवेश है, n आवेश जिसको हम मान सकते हैं Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 है, जिनकी स्थित सदिश, जिनकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 डॉट डॉट Rn है, तब आवेशों Q2, Q3 डॉट डॉट Q1 Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर 1F2 प्लस वेक्टर 1F3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर 1n, ये हो जाएगा। अब इन सब का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो आगे देखते हैं कितना आएगा। जैसे यहाँ पर F12 का जो मान था वो कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, और F13 का जो मान है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13 है। इसी तरह से अगर हम F14 लिखना चाहें तो लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q4 हो जाएगा अपान R14 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R14 हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे कि अगर n आवेश, कितने आवेश है, किसी निकाय में n आवेश है, तो इन सभी आवेशों के कारण
किसी एक आवेश Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो इन आवेशों द्वारा अलग अलग जो बल लगाए जाएंगे उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो इसके सदिश योग को हम जोड़ लेंगे। आइए हम लोग इन सबका मान रखते हैं। यहाँ से हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F12 का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट डॉट यहाँ से 1/4πε0 Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। यहाँ अगर देखें तो 1/4πε0 सब में है और Q1 भी सब में है, तो इसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा Q1 अपान 4πε0 और अंदर जो बच रहा है इसकी बचेगा Q2 अपान R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट डॉट यहाँ बचेगा Qn अपान R1n का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1n। अगर इस एक सीरीज बना रहा है तो सीरीज को अगर हम सिग्मा में लिख लें, यहाँ से हो जाएगा Q1 अपान 4πε0 और यहाँ सिग्मा लगा देगा ना, कि I कहाँ से हो जाएगा, देखिए कहाँ से वेरी कर रहा है, 2 से लेकर कहाँ तक, n तक, और ये भी 2 से लेकर n तक। I बराबर कहाँ से, 2 से लेकर n तक, और यहाँ से QI और यहाँ से हो जाएगा अपान R1 I का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1 I। ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट फोर्स जो इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगाया जाता है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हो तो उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा जो इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा स्मॉल l भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर कितना बल लगेगा, हम लोग को ये बताना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें चाहिए क्या, जैसे यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC और इनके तीनों शीर्षों पर 3 आवेश है, एक है Q1 और दूसरा है Q2 और तीसरा है Q3 और इन तीनों आवेशों का जो परिमाण है वो बराबर है और तीनों आवेश का परिमाण बराबर अर्थात Q है। और ये कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के केंद्रक O पर एक बिंदु कैपिटल Q है, इस पर हमें बल का परिमाण बताना है कि इन तीनों आवेशों द्वारा इस पर कितना बल लगता है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कई अन्य आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगता है वो इन सभी आवेशों के कारण लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है F1 का मान निकाल लेंगे, F2 का मान और F3 तीनों का वेक्टर रूप में मान निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है परिणामी बल आ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग जानते हैं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच अगर हमें बल का परिमाण निकालना है तो दोनों आवेशों का परिमाण हमें पता होना चाहिए और इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। हमें आवेशों का परिमाण तो पता है, जैसे Q1 और यहाँ Q पता है, लेकिन इसके बीच की दूरी ये नहीं पता है। यहाँ Q2 पता है और Q पता है, लेकिन इसके बीच की दूरी ये नहीं पता है।
Q3 पता है और Q पता है, कैपिटल Q पता है लेकिन इनके बीच की दूरी ये नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ज्यामिति से हम लोग जो है यहाँ से AO, BO और CO का मान निकालेंगे। यानी सबसे पहले हम आवेशों के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। आइए यहाँ से देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष होता है उसके केंद्रक से होकर जाता है, और ये जो शीर्ष कोण होता है इसको समद्विभाजित करता है, और सामने वाली भुजा पर लंब होता है, इसी को हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। यहाँ से 30 अंश का कोण होगा और ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और 60 अंश के बराबर होता है, इसलिए ये कोण भी 60, ये कोण भी 60 और ये कोण भी 60 अंश के बराबर होगा। अगर इसका शीर्ष लंब खींचा जाएगा तो शीर्ष लंब यानी सामने वाली भुजा पर लंब हो जाएगा, ये शीर्ष लंब इसी को कहेंगे। जिसे त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है, और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है उसके केंद्रक से होकर जाता है, और जिस शीर्ष से होकर आता है उस शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें AD का मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए AD का मान हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। तो यहाँ ज्यामिति से त्रिभुज ADC में यहाँ पर ये कोण बना इसलिए इसको आधार मानेंगे, और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। हमें AD पता करना है और AC पता है, तो हम लिखेंगे cos 30 अंश और ये होता है आधार बटा कर्ण, यानी AD बटा AC। ठीक, यहाँ से AD का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा AC cos 30। ठीक है, AC का मान हमें पता है, दिया गया है L, यहाँ लिख देंगे L, और cos 30 अंश का मान होता है √3/2, इसलिए जो AD का मान आ जाएगा वो आ जाएगा L √3/2। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है उसका केंद्रक शीर्षलंब को 2:3 में विभाजित करता है, इसलिए अगर हमें AO का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा AD का 2/3, AD गुणे 2/3 हो जाएगा। AD का मान रखेंगे कितना, L √3/2 और गुणे 2/3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और AO बराबर होगा आपका यहाँ से जो है L √3/3, यहाँ √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये आएगा आपका जो है AO बराबर हो जाएगा L बटा √3। ठीक, अगर AO का मान L बटा √3 आ गया तो चूंकि AO बराबर BO बराबर CO और ये कितना आ गया L बटा √3। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हमें इन तीनों बलों का परिणामी निकाल लेना है। ठीक, यहाँ से आवेश Q1 के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला, यहाँ से इसको हमने लिखा है F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ से स्मॉल q कैपिटल Q अपान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आई है L बटा √3, तो हो जाएगा L बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। F1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे यहाँ से 3 लिख देंगे, Q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो है इसी प्रकार आवेश Q2 तथा Q3 के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल,
जैसे यहाँ पर हम लोगों ने F1 निकाला, ठीक, F1 निकाला तो Q1 और Q के बीच लगने वाला बल, ठीक, F1 आया। इसी तरह से Q2 और कैपिटल Q के बीच लगने वाला बल F2 हो जाएगा। इसे हम लोग लिखेंगे F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई। यहाँ भी क्या हो जाएगा, दूरी तो वही है तो लिख देते हैं 3/4 पाई एप्सिलॉन 0 और स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर व F3 भी लिख देते हैं ऐसे, तो हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से तीनों वेक्टर जा रहे हैं, इनका परिणामी हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों बलों का परिणामी निकाल लेंगे। तो दो वेक्टरों का अगर हमें परिणामी वेक्टर निकालना है और उनके बीच का हमें कोण पता है, जैसे 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो और इनके बीच का कोण थीटा हो, अगर हमें इनका परिणामी वेक्टर आर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते थे, आर इज इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ भी इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक F2 है और दूसरा F3 है और इनके बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 120 डिग्री हो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण होगा और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का कोण, तो ये कितना होगा 120 और इस ईर्षा के कोण है, इसलिए ऊपर में क्या होगा 120 अंश का कोण होगा। इसलिए जो परिणामी बल होगा इसलिए हम लोग लिखेंगे F2 और F3 का परिणाम लिखेंगे, F2 तथा F3 का परिणाम निकालेंगे। और F2 और F3 का परिणामी जो निकालेंगे वो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि मान लेंगे इसको F डैश मान लें, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर F2 होगा और यहाँ F3 होगा और यहाँ F2 और F3, ठीक। यहाँ से अगर हम देखें तो F1 F2 F3 तीनों बराबर है, इसको हम F मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से F2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा F का स्क्वायर और F3 का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, यानी हम इसको भी F मान सकते हैं, इसको भी F मान सकते हैं और इसको भी F मान लें, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। और ये हो जाएगा 2F स्क्वायर और cos 120 डिग्री। cos 120 अंश का मान होता है -1/2, यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर और 120 अंश का मान -1/2, तो 2F स्क्वायर इंटू 1/2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर घटाएंगे तो केवल F स्क्वायर बचेगा और इसका जो वर्गमूल आ जाएगा F, ठीक है, कितना आ गया F। अब यहाँ अगर देखें F1 और F का जो परिणामी, ये दोनों, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए हम लोग इनका परिणामी निकाल लेंगे। अतः F डैश व F1 का परिणाम, F1 का परिणाम, यहाँ से इसको मान लेंगे हम F और यहाँ से दोनों के बीच का कोण अगर 180 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो F1 डैश माइनस F1 F डैश माइनस F1 और यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, F डैश का मान कितना आया है, F ही आया है, F डैश का मान कितना आया है F और F1 का मान भी कितना आया है F आया है, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया कितना आ गया जी, ठीक है। तो परिणामी बल